दोस्तों, मार्स पर दुनिया बसाने को लेकर के की गई कल्पना सुनने में तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पर क्या यह कल्पना कभी हकीकत बन पाएगी? इस कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए 20वीं शताब्दी के बाद से बहुत सी गवर्नमेंट एजेंसी और प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर सबसे पहले इंसान को भेजने की चाह रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति के रूप में नाम आता है इलॉन मस्क का। ऐसा कहा जाता है कि इलॉन मस्क वो व्यक्ति है जो बहुत ही जल्द लोगों को मार्स पर भेजेंगे और मार्स पर इंसानों की बस्तियां बसाएंगे। तो दोस्तों, क्या मार्स पर बस्तियां बसाना इतना आसान है कि हम यहाँ से गए और जाकर बस गए? सुनने में तो ऐसा ही लगता है, और ऐसा लगता है कि एक दिन इलॉन मस्क और नासा की कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी और हम इंसान सुदूर अंतरिक्ष की यात्रा करते हुए मंगल ग्रह पर जा बसेंगे। अगर वहां पर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम अपने रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे। उसके बाद वो सब कुछ हम करेंगे मंगल ग्रह पर जो हम धरती पर करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी को छोड़ने के बाद मार्स पर जाते वक्त और मार्स पर पहुंच जाने के बाद आपका एक एक दिन कैसे कटेगा? इसके बारे में आपको कोई आइडिया है? अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो चलिए हम बताते हैं कि इलॉन मस्क का मार्स पर दुनिया बसाने के पीछे उनका क्या प्लान है। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा लक्ष्य होगा मार्स तक पहुंचना। दूसरा लक्ष्य होगा मार्स पर पहुंच करके वहां के वातावरण को अपने हिसाब से बदलना या फिर वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहले लक्ष्य के बारे में बात करते हैं कि हम मार्स तक कैसे पहुंचेंगे। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मार्स पर जाना अंटार्कटिक में जाने के लिए संकटलन के विज्ञान जैसा होना चाहिए। कहने का मतलब कि हम बिना बेहतर साइंस के हम मंगल ग्रह पर नहीं जा सकते। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के पास मंगल ग्रह की जो भी जानकारी मौजूद है उसे बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए उसका एक बायोडाटा 2016 में पेश किया। इलॉन मस्क ने कहा कि इसके लिए हमें एक नए तरीके का फुल्ली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल चाहिए होगा। कहने का मतलब कि अगर मार्स पर जाने वाले स्पेसशिप को बार बार इस्तेमाल किया जाए तो आने जाने के खर्च को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यह स्पेसशिप दो तरह का होगा। एक तरह का स्पेसशिप यात्रियों को लेके जाएगा और दूसरा स्पेसशिप जरूरी सामानों को लेके जाएगा। अर्थ से बाहर किसी भी प्लेनेट पर जाने के लिए हमें ऐसे स्पेसशिप बनाने होंगे जो बहुत ही कम ऊर्जा में लक्ष्य तक पहुंचा दें। अगर हम होममैन ट्रांसफर टेक्निक का इस्तेमाल करें तो हम स्पेसशिप को 9 महीने के अंदर में ही मार्स तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि होममैन ट्रांसफर टेक्निक में पृथ्वी की इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए स्पेसशिप को फोर्स किया जाता है। इस ट्राजेक्टरी का इस्तेमाल करके हम कम समय में मार्स पर स्पेसशिप को भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल चाहिए होगा क्योंकि केमिकल रॉकेट से ऐसा कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए हमें एडवांस स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। इसलिए दोस्तों, वेरिएबल स्पेसिफिक इम्पल्स मैग्नेटो प्लाज्मा रॉकेट को उपयोग में लाने के लिए टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। यह टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से काम करती है। सबसे पहले रॉकेट फ्यूल को प्लाज्मा में कन्वर्ट करेगा। इस प्लाज्मा की यह खासियत होती है कि यह किसी भी सरफेस से नहीं चिपकता है, बल्कि यह किसी भी सरफेस से विस्फोटक गति से दूर भागता है। इसलिए अगर फ्यूल प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा तो वह किसी भी मटेरियल को बहुत ही तेजी के साथ धक्का मारेगा, और इसी प्रिंसिपल पर वेरिएबल स्पेसिफिक इम्पल्स मैग्नेटो प्लाज्मा रॉकेट काम करेगी। इस रॉकेट के विकसित हो जाने के बाद हम किसी भी रॉकेट को 40 दिनों के भीतर भेज सकेंगे मार्स पर, और बाद में यह टाइम घट करके 2 हफ्ते तक का भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह की रॉकेट बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल चाहिए होगा। इसलिए इलॉन मस्क का कहना है कि मार्स और पृथ्वी के बीच में हमें फ्यूल स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे, जहां पर पहले से प्रोपेलेंट टैंकर रखे जाएंगे और फ्यूल के खत्म हो जाने के बाद इन स्टेशनों पर प्रोपेलेंट यानी कि ईंधन के टैंकरों को जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, हम इन तरीकों का इस्तेमाल करके मार्स पर किसी न किसी तरीके से पहुंच गए। तो दोस्तों, मार्स की सतह पर पहुंच जाने के बाद हमें मार्स की सतह पर ही एक लॉन्च पैड बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें मार्स की सतह से वापस पृथ्वी पर आना है। तो मार्स की सतह पर भी हमें एक स्पेसशिप को लॉन्च करने के लिए एक लॉन्चिंग स्टेशन भी बनाना पड़ेगा।
इसलिए वैज्ञानिकों का मेन फोकस इस बात पर है कि अगर हमें मार्स पर इंसानों को बसाना है तो मार्स की सतह पर हमें स्पेसशिप को लॉन्च करने के लिए एक परमानेंट बेस बनाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए, अगर हमने मार्स की सतह पर एक परमानेंट बेस बना भी लिया तो हमें अब स्पेसशिप को लॉन्च करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमें एक मार्स की सतह पर ही मार्स के वातावरण से फ्यूल बनाने वाला एक प्लांट यानी कि फैक्ट्री लगानी ही होगी। स्पेस एक्स का मुख्य फोकस मार्स कोलोनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन के जो भी रिसोर्सेज मंगल ग्रह पर मौजूद हैं उसी पर उनका ज़्यादा फोकस है। तो दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्स पर सबैटियर प्रोसेस पर बेस्ड फ्यूल की फैक्ट्री लगाई जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1897 ईस्वी में पाउल साबेटियर ने यह बताया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को 300 से 400 सेंटीग्रेड के तापमान पर 30 बार प्रेशर के साथ रुथेनियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की मौजूदगी में जब इसे गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस और पानी बनता है। तो दोस्तों मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बर्फ के रूप में जमा पानी यानी कि वाटर आइस को लेकर के इसे हम गर्म करके मीथेन और ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं और यह मीथेन और ऑक्सीजन रॉकेट ईंधन के रूप में इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों अब वैज्ञानिक जो है मार्स पर आने और जाने का प्रबंध कुछ इस तरह से करेंगे। एक बार मार्स पर पहुंच जाने के बाद फिर हमें एक ऐसे स्थान की तलाश करनी होगी जहां पर पानी मिल सके। तो दोस्तों मार्स के नॉर्थ पोल पर पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। यह स्पष्ट रूप से नासा के लैंडर्स और रोवर्स द्वारा देखा जा चुका है। और दक्षिणी ध्रुव पर भी कार्बन डाइऑक्साइड के बर्फ के नीचे पानी जमा हुआ है। मार्स की सतह पर पानी की मात्रा 5 मिलियन क्यूब किलोमीटर तक डिटेक्ट किया जा चुका है। अगर हम इस पानी को पिघला दें तो यह पानी पूरे मार्स को 35 मीटर ऊंचाई तक ढक सकता है। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है और इसकी जो ग्रेविटी है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो दोस्तों मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम होने की वजह से पिघला हुआ पानी बहुत ही जल्द गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से गैस अंतरिक्ष की तरफ उठने लग जाएगी। यह गैस ऊपर जाके ठंडा होगी और उसके बाद फिर मार्स पर यह बारिश के रूप में बरसेगी। लेकिन ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा कम होने की वजह से मार्स पर बारिश होने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम मार्स की ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा दें तो भाप बनकर के ऊपर गया हुआ पानी वापस मार्स पर बारिश के रूप में बरसेगा और इस तरह बारिश के मौसमों की शुरुआत होगी। ऐसे काम छोटे लेवल पे तो किए जा सकते हैं पर ऐसे काम को बड़े लेवल पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि 3.8 बिलियन साल पहले जब मार्स बना था तो उस समय उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था बहुत ही ज़्यादा रहा होगा, जिसकी वजह से मार्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और मार्स पर पानी तरल अवस्था में रहा होगा। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने यह बताया कि मार्स के गेल क्रेटर में एक प्राचीन झील के अवशेष मिले हैं जो यह बताते हैं कि इन झीलों में कभी न कभी पानी रहा होगा। इन सब चीज़ों के बावजूद मंगल ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही ज़्यादा सूखा और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, करीब -63 सेंटीग्रेड के आसपास में रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा मंगल ग्रह पर घने वायुमंडल, ओजोन लेयर और चुंबकीय क्षेत्र की भी कमी है। इसलिए गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज की वजह से इंसानों में खतरा कैंसर होने का बढ़ जाएगा। इसलिए इंसान मार्स पर बिना स्पेस सूट के बाहर नहीं निकल सकते। अगर उन्हें मार्स पर रहना है तो 15 सेंटीमीटर मोटी स्टील के बॉक्स में या फिर 3 मीटर गहरे पानी के अंदर या फिर 1 मीटर मोटी चट्टान की दीवारों के बीच में रहना पड़ेगा उन्हें। मार्स रेडिएशन एनवायरनमेंट एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आने वाली कॉस्मिक किरणों से 2.5 गुना ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए नासा द्वारा जो भी तकनीकी विकसित की गई है गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज से बचने के लिए, उसे मार्स पर आने वाला रेडिएशन ब्रेक कर देगा।
मार्स पर बस्ती बसाने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए होगी फूड, एनर्जी और ब्रीदेबल ऑक्सीजन। मार्स की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, यानी कि जहरीली है। सन 2012 में वैज्ञानिकों ने सिमुलेशन लेबोरेटरी में जब मार्स के एटमॉस्फेयर के जैसी ही कंडीशन पैदा की तो कुछ लीचेन और साइनोबैक्टीरिया 34 दिनों तक सरवाइव कर गए। और जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो फोटोसिंथेसिस यानी कि एक पेड़ की तरह ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर यह साइनोबैक्टीरिया मार्स के वायुमंडल में सरवाइव कर गया तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन में बदल सकेंगे और पूरा मार्स धीरे धीरे ऑक्सीजन से भरता चला जाएगा। और इसके बाद मार्स की सतह पर ओजोन लेयर भी आ जाएगी। ओजोन लेयर के आ जाने के बाद इंसान शायद बिना स्पेस सूट के अपनी कॉलोनियों से बाहर निकल सके। मार्स पर बिजली पैदा करने के लिए हमें सोलर पैनल का इस्तेमाल करना होगा। मार्स पर धूल के तूफान बहुत ही ज़्यादा आते हैं। सोलर पैनल से धूल को साफ करने के लिए हमेशा ऐसे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी जो तूफान के बाद इसे साफ कर सके। तो दोस्तों, मार्स पर धूल के तूफान अत्यधिक आने की वजह से हमें इस तकनीकी को एडवांस लेवल पर विकसित करना होगा। तो दोस्तों, सुनने में तो ये सभी तरीके बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द इलॉन मस्क लोगों को मंगल ग्रह पर भेज देंगे। पर जब इस मिशन को वैज्ञानिक हकीकत में बदलेंगे तो मार्स पर जाना कितना आसान होगा यह आने वाला समय ही बताएगा।